नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैप आईएएस पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आकृति बंसल और आज के इस सेशन में हम दो बिल्कुल अलग-अलग लेकिन दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कर्ट स्टेट वार्निंग, अ कॉल फॉर विजिलेंस। ये टॉपिक एक साथ 3 जीएस पेपर्स को टच करता है। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 में फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी, यानी मैपिंग भी, डिप्लोमेसी भी और इन्फ्लेशन भी, सब इसी टॉपिक में। और वीडियो के दूसरे हाफ में हम बात करेंगे केरलम की, केरल का नाम बदलने वाला बिल की, जिसमें आर्टिकल 3 से लेकर अशोका के रॉक एडिक्ट्स तक सब कुछ आएगा। तो दोस्तों, नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि दोनों टॉपिक्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मटेरियल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है। आपको याद होगा 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन किया था, उसके बाद एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। ये डेकेड्स का सबसे शार्प ग्लोबल फूड प्राइस शॉक था। पूरी दुनिया में आटा, तेल सब महंगा हो गया था। अब 4 साल से ज्यादा हो गए हैं उस घटना को, और वही डर दोबारा लौट आया है। ब्लैक सी, कर्च स्टेट और सी ऑफ अजोव, इन तीनों एरियाज में पोर्ट्स, ग्रेन टर्मिनल्स और कार्गो वेसल्स पर स्ट्राइक बढ़ गए हैं। और इसका मतलब है एक नया मैसिव सप्लाई शॉक का खतरा। यानी दोस्तों, ये सिर्फ एक मिलिट्री न्यूज़ नहीं है, ये सीधा आपकी और मेरी थाली तक पहुंचने वाली न्यूज़ है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, यूक्रेन्स कैपेसिटी। यूक्रेन का ग्रेटर ओडेसा पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो ट्रेडिशनली उसके करीब 90% एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैंडल करता है, वहाँ ऑपरेशन सीवियरली हॉल्ट हो गए हैं। ये नंबर 90% है, नोट कर लीजिए। दूसरा है रशिया चोक पॉइंट्स। रशिया के 80% से ज़्यादा ग्रेन एक्सपोर्ट सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी रूट्स के से होते हुए जाते हैं, और अब ये रूट्स इंक्रीजिंगली टारगेट किए जा रहे हैं। यानी सिर्फ यूक्रेन नहीं, रशिया भी अफेक्टेड है, और दोनों मिलकर ग्लोबल सप्लाई बनाते हैं। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग है द कमर्शियल कॉन्सिक्वेंस। यहाँ एक्चुअल ब्लॉकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसेप्शन। वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम्स आसमान छू रहे हैं। शिप्स ने पोर्ट कॉल सस्पेंड कर दिए हैं। और यही लेसन है, सिर्फ परसीव्ड कमर्शियल रिस्क ही एक मेजर ट्रेड कॉरिडोर को बंद कर सकता है। गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी का मानना है मना कर देना ही काफी है। ये लाइन मेंस के आंसर्स में भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आती है मैपिंग वाली स्लाइड। दोस्तों, ये प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। द कर्च स्टेट, ये एक नैरो स्ट्रेटेजिकली वाइटल चोक पॉइंट है जो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सील को जोड़ता है, और इसके ऊपर बना हुआ है क्रीमियन ब्रिज, जो खुद न्यूज में काफी बार आता है। सी ऑफ अजोव, ये है दुनिया का सबसे शैलो यानी सबसे कम गहरा सी। ये फैक्ट ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। इसे मुख्य रूप से 2 नदियां फीड करती हैं, डोन और कुबन। द ब्लैक सी, ये 6 यानी 6 कंट्री से घिरा हुआ है, और यही अल्टीमेट एग्जिट रूट है एग्रीकल्चर और एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए, टर्किश स्ट्रेट्स के थ्रू मेडिटेरियन में। एक बार फिर चेन याद कर लीजिए, सी ऑफ अजोव टू कर्च स्ट्रेट टू ब्लैक सी टू टर्किश स्ट्रेट्स एंड देन टू मेडिटेरियन। ये सीक्वेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब टर्किश स्ट्रेट्स, जहां से इंटरनेशनल रिलेशंस का एंगल शुरू होता है। इन स्ट्रेट्स को गवर्न करता है 1936 का मॉन्ट्रॉक्स कन्वेंशन। इस कन्वेंशन ने टर्की की सॉवरेनिटी रिस्टोर की थी इन स्ट्रेट्स पर, और इसका काम है एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस मैनेज करना, पीस टाइम में कमर्शियल शिपिंग की फ्रीडम और वॉर टाइम में नेवल रिस्ट्रिक्शंस। साल याद रखिए, 1936 मॉन्ट्रॉक्स कन्वेंशन। ये प्रीलिम्स में आ चुका है और दोबारा आ सकता है, और यही कन्वेंशन तुर्की को ब्लैक सी रीजन में वो डिप्लोमेटिक लेवरेज देता है, जिसकी वजह से वो मीडिएटर बन पाता है, जैसे आगे ग्रेन डील में आप देखेंगे। अब नंबर्स देखिए और समझिए कि ये 2 देश इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। रशिया और यूक्रेन का ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में शेयर, वीट 25% से ज्यादा, कॉर्न यानी मेज करीब 15%, बार्ले करीब 15% और सनफ्लावर ऑयल 60% से ज्यादा। ये नंबर्स बहुत ज्यादा चुकाने वाले हैं। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है द कंटेंजेंट मैकेनिज्म, यानी ये शॉक फैलता कैसे है। अगर सनफ्लावर ऑयल की शॉर्टेज होती है
तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ भागेंगे, यानी सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल। डिमांड बढ़ती है और उनके प्राइसेस भी ग्लोबल लेवल पर बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, इंडिया के लिए ये सीधा कनेक्शन है क्योंकि हम पाम और सोया ऑयल के बड़े इंपोर्टर्स हैं, यानी ब्लैक सी में एक स्ट्राइक और इंडिया में खाने के तेल की कीमत ऊपर। इसको कहते हैं प्राइस कंटेंजन। अब 2022 के प्रेसिडेंट से हम क्या सीखते हैं वो देखते हैं। एफएओ प्राइस इंडेक्स, ये एफएओ का इंडेक्स है जो 5 कमोडिटी ग्रुप्स में मंथली प्राइस चेंज ट्रैक करता है। ये मार्च 2022 में हिस्टोरिक ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था, इन्वेजन के तुरंत बाद। मंथ और सालों दोनों नोट कर लीजिए। मार्च 2022, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये तुर्की और यूएन ने 2022 में ब्रोकर किया था। इस फ्रेजाइल डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट ने टेम्परली यूक्रेनियन पोर्ट से ग्रेन को सेफ पैसेज दिया था। और अब द कोर लेसन, जो मेंस के लिए एक परफेक्ट कंक्लूडिंग लाइन है। डिप्लोमेसी सप्लाई को टेम्परली रिस्टोर तो कर सकती है, लेकिन ऐसे कॉरिडोर्स इनहेरेंटली फ्रेजाइल होते हैं, इजीली रिवर्सिबल होते हैं और मिलिट्री एस्केलेशन के सामने बहुत ससेप्टेबल रहते हैं। यानी अग्रीमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सिर्फ पोस्टपोन होती है। अब समझिए कि सिचुएशन को परफेक्ट स्टॉर्म क्यों कहा जाता है। क्योंकि एक नहीं दो क्राइसिस एक साथ चलते हैं। पहला, साइमल्टेनियस कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ रशिया यूक्रेन थिएटर है जो ग्रेन और फर्टिलाइजर की सप्लाई लिमिट कर रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी है जो एनर्जी कॉस्ट और रेड सी की शिपिंग लेन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। यानी खाना भी महंगा और उससे फ्यूल जो यूज होता है वो भी महंगा। क्लाइमेट और वेदर, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर से क्लाइमेट शॉक्स भी लग रहे हैं। एल नीनो इवेंट्स, बदलता हुआ इंडियन ओशन डायपोल और यूरोप की एक्सट्रीम हीट वेव्स, ये सब इंडिपेंडेंटली ग्लोबल बफर यील्ड्स को कम कर देते हैं। यानी दोस्तों, अगर सिर्फ वॉर होती तो बफर स्टॉक से मैनेज हो जाता। अगर सिर्फ क्लाइमेट शॉक होता तो ट्रेड से मैनेज हो जाता। लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तब बनता है परफेक्ट स्टॉर्म। अब इंडिया पर इसका क्या असर पड़ता है, ये साइड बैलेंस आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडिया हाईली एक्सपोज है इन चीजों में, एडिबल ऑयल्स, सनफ्लावर और पाम, फर्टिलाइजर, यूरिया, डैप और मॉप, और एनर्जी, क्रूड ऑयल और एनर्जी। इन तीनों में हम इंपोर्ट पर हैवी डिपेंडेंट है। इंडिया रिलेटिवली इंसुलेटेड भी है क्योंकि कोर सीरियल्स यानी गेहूं, चावल में हम लार्जली सेल्फ सफिशिएंट हैं और हमारे पास एनएफएसए यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत काफी बड़े पब्लिक बफर स्टॉक्स भी मौजूद हैं। अब वर्डिक्ट क्या है? इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इंतजार करे कि ग्लोबल शॉर्टेज पहले डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बन जाए तब हम रिएक्ट करें। हमें चाहिए अग्रेसिव प्रोएक्टिव सप्लाई साइड मैनेजमेंट, यानी रिएक्शन नहीं, एंटिसिपेशन। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? 3 लेवल्स पर है। डोमेस्टिक इंटरवेंशन, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम यानी ओएमएसएस के थ्रू अग्रेसिव बफर स्टॉकिंग, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का डिप्लॉयमेंट और लॉन्ग टर्म रिलायंस कम करने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। ये तीनों स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फोरम्स, G20 का AMIS यानी एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का लेवरेज लेना ताकि मार्केट डेटा ट्रांसपेरेंट रहे, और WTO डिसिप्लिन एनफोर्स करना ताकि देश पैनिक ड्रिवन एक्सपोर्ट बैन्स ना लगाए। 2022 में यही एक्सपोर्ट बैन्स ने क्राइसिस को डबल कर दिया था। एंटीसिपेटरी स्ट्रैटेजी, रिएक्शनरी मेजर्स से हटकर एंटीसिपेटरी सप्लाई मैनेजमेंट की तरफ जाना। इंडिया को अपनी सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करनी होगी ताकि हम किसी सिंगल रीजन चोक पॉइंट पर डिपेंड ना करें, और साथ ही डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को क्लाइमेट प्रूफ करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम ब्लैक सी से सीधा आते हैं इंडिया के साउथ वेस्ट कोस्ट पर। और अब हम दूसरा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है अ क्वेश्चन इन केरलम। व्हाट इज एन एन एम? सिर्फ एक अक्षर एम और उसके पीछे छुपा हुआ पूरा जीएस पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री एंड पूरा जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड फेडरलिज्म। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जो हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट, लेजिस्लेटिव एक्शन। पार्लियामेंट ने हाल ही में एक बिल आगे बढ़ाया है जिसमें केरला स्टेट का नाम ऑफिशियली बदलकर केरलम किया जाएगा। स्टेट कंसेंसस, और ये अचानक नहीं हुआ है। इससे पहले केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किए थे इस लिंग्विस्टिक करेक्शन की डिमांड करते हुए। नोट कीजिए, यूनानिमस यानी सर्वसम्मति से, जो अपने आप में ही रेयर होता है। डिबेट क्या है? प्रोपोनेंट्स का कहना है कि मलयालम
का ऑथेंटिक नॉमेनक्लेचर केरलम ही है और उसी को रिस्टोर किया जाना चाहिए। लेकिन हिस्टोरियंस ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि संस्कृत स्टेम केरला की भी अपनी डीप एंशिएंट रूट्स हैं। यानी ये डिबेट इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है और एग्जैक्टली यही नुआंस आपके मेंस में भी मेंस आंसर दोनों को दूसरे से अलग बनाता है। नाउ अब हिस्टोरिकल एंकर देखते हैं और ये स्लाइड एक हाई यील्डिंग प्रीलिम्स फैक्ट देती है। ललित कलम ये एक संस्कृत ट्रीटीज है जो आज से 6 से 7 सदियां पहले लिखा गया था, यानी लगभग 14 सेंचुरी के आसपास। ये एक ग्रंथ है ग्रामर और पोइटिक्स पर। और ये किस चीज का ग्रामर है? मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम एक सोफिस्टिकेटेड लिटरेरी स्टाइल है जो अर्ली मलयालम और संस्कृत को ब्लेंड करती है। नाम का मतलब भी यही है, मनी यानी रत्न और प्रॉब्लम मतलब मूंगा, दो कीमती चीजें एक ही माला में पिरोई हुई। तो दो नाम याद रखिए, ललित कलम और मनी प्रॉब्लम। यही वो लिंग्विस्टिक एविडेंस है जिसे केरलम नाम को सपोर्ट में साइट किया जाता है। अब नाम आया कहां से? 3 थ्योरीज हैं। पहली है चेरा डायनेस्टी। माना जाता है कि नाम चेरलम से डिराइव है जो इस भूमि को चेरास से जोड़ता है। और चेरास कौन थे? एंशिएंट तमिलकम के 3 ग्रेट क्राउन्ड किंगडम्स में से एक। याद रखिए, चेरा, चोला और पांड्या। दूसरा है लैंड ऑफ कोकोनट्स। एक पॉपुलर एटिमोलॉजी थ्योरी कहती है कि ये 2 शब्दों से बनता है, केरा यानी नारियल का पेड़ और अलम यानी भूमि या रीजन यानी नारियल की धरती। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट अशोका के एडिक्ट्स। सम्राट अशोका के रॉक एडिक्ट्स में केरला पुत्र का उल्लेख मिलता है और ये है 3rd सेंचुरी बीसी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के सबसे पुराने कॉन्टिन्यूसली अटेस्टेड रीजनल नेम्स में से एक है। ये डेट 3rd सेंचुरी बीसी और ये टर्म केरला पुत्र दोनों जरूर याद कर लीजिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है नया स्टेट बनाने की, बाउंड्रीज ऑल्टर करने की और किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम बदलने की। दूसरा है प्रेसिडेंशियल प्रीरिक्विजिट। ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। स्टेट कंसल्टेशन। प्रेसिडेंट उस बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजे अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन और यही वो ट्रैप है जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो व्यूज पार्लियामेंट पर लीगली बाइंडिंग नहीं होते। स्टेट मना भी कर दे फिर भी पार्लियामेंट आगे बढ़ सकता है। चौथा, सिंपल मेजॉरिटी। ये लेजिस्लेशन सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के पास होता है और इसे आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ये द पॉइंट्स सिंपल मेजॉरिटी एंड इट इज नॉट अ आर्टिकल 368 अमेंडमेंट, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब कुछ नुआंसेस जो आपको दूसरों से आगे रखेंगे। स्टेट वर्सेस सिटी। स्टेट का नाम बदलने के लिए आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट से कानून चाहिए, लेकिन सिटी का नाम बदलने के लिए एक एग्जीक्यूटिव एक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है सेंट्रल मिनिस्ट्री की क्लियरेंसेस के साथ। इसी वजह से इलाहाबाद या गुड़गांव जैसे शहर के नाम बिना पार्लियामेंट गए बदल जाते हैं, लेकिन उड़ीसा के लिए अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। लैंग्वेज नेम्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अगर 8th शेड्यूल में कोई लिस्टेड किसी भाषा का ऑफिशियल नाम बदलना हो तो उसके लिए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। एग्जाम्पल 113th अमेंडमेंट, जो कि आपको देखने को मिलता है ओडिया और उड़िया। तो 3 लेवल्स याद रखिए, सिटी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, स्टेट सिंपल लॉ, अंडर आर्टिकल 3 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कुछ प्रेसिडेंट्स इन्हें टेबल की तरह याद कर लीजिए क्योंकि मैचिंग क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। यूनाइटेड प्रोविंसेस बना उत्तर प्रदेश साल 1950 में, मद्रास स्टेट बना तमिलनाडु साल 1969 में, मैसूर स्टेट बना कर्नाटका साल 1973 में, उड़ीसा बना ओडिशा साल 2011 में और अब केरला बना केरलम करंट यानी अभी प्रोसेस में है। अब आते हैं केरला बना कैसे। त्रावणकोर और कोचीन। मॉडर्न स्टेट की नींव तब पड़ी जब प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ और उसके बाद उसके साथ जुड़ा मालाबार डिस्ट्रिक्ट। लिंग्विस्टिक स्टेट। केरला फॉर्मली एस्टैब्लिश हुई 1 नवंबर 1956 को मलयालम स्पीकिंग टेरिटरीज को यूनिफाई करके। ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का हिस्सा था। डेट नोट कर लीजिए, 1 नवंबर 1956। द केरला मॉडल, और आगे चलकर ये स्टेट एक यूनिक डेवलपमेंटल मॉडल बन गया जो 3 चीजों से डिफाइन होता है, हाई लिटरेसी,
हेल्थ स्टैंडर्ड्स और ह्यूमन डेवलपमेंट। केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अपने आप में ही अलग ऐसे और मेंस का टॉपिक है। दोस्तों, अगर ये डिटेल ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए और सिविल स्टाफ आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हमने कवर किया कर्ज स्टेट की ज्योग्राफी और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का कनेक्शन और केरलम रीनेमिंग के थ्रू आर्टिकल 3 का पूरा फ्रेमवर्क। एक लाइन में रिवीजन अगर हम करें तो सी ऑफ अजोब दुनिया का सबसे शालो सी है। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन 1936, सनफ्लावर ऑयल में रशिया यूक्रेन का 60% से ज्यादा शेयर, और दूसरी तरफ केरला पुत्र अशोक के एडिक्ट्स में ललित कलम और मनी प्रॉब्लम और आर्टिकल 3 में सिंपल मेजोरिटी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं। मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टाफ आईएएस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।